everyone. So I'm back with the lectures. So जो मैंने टॉपिक उठाया है ये क्लास 11 का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये जो टॉपिक है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक 11 का कोई वीडियो नहीं बनाया है, ये 11 का पहला वीडियो है केमिस्ट्री का। तो अब सीधा बात, अगर हम लोग बोर का स्टार्ट करें तो गलत होगा, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एटम का मॉडल कैसे स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहले एटम का मॉडल स्टार्ट किया गया था डेल्टन के द्वारा। डेल्टन ने एक मॉडल दिया था, अपना मॉडल ऑफ एटम, और एटम के बारे में समझाया था। मगर डेल्टन ने गलती क्या कर दिया था कि डेल्टन ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं किया था। उसने बताया था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ये बात तो सही है कि एटम्स आर इनडिविजिबल, तब सही था, बट एक्चुअली अभी के टाइम में ये गलत है। एटम्स आर डिविजिबल बिकॉज दे कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये तो सही है कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये आज भी करेक्ट है। मगर इसका जो थ्योरी था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स इंडिविजिबल नहीं होते हैं। एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। जिसका डिस्कवरी हुआ था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, जिसमें कैनल रेज, कैथोड रेज, फिर न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया गया था चैडविक के द्वारा। तो वहां से बहुत सारे थ्योरीज आ गए। उसके बाद एक थॉमसन ने एक मॉडल दिया। थॉमसन ने कहा कि देखो भाई, एटम एक ऐसा स्फीयर, पॉजिटिव स्फीयर है जिसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं। और इसने भी कहा कि इसका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करके एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। इसे कहा कि देखो भाई, एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वहां पर प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। और इसने एक बात कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस और द प्रोटॉन। बट रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। व्हाई? बिकॉज मैक्सवेल सेड दैट any accelerated charge particle will emit radiation and lose energy. And this is an accelerated charge particle. So if this is accelerated charge particle, this will lose energy and radiate and will also do radiation. But if it will lose energy, finally it will fall into the nucleus and the atom will vanish. So Rutherford's major disadvantage or drawback was he could not explain stability of atom. Then come the Bohr's model. Bohr's model was considered to be a very important discovery at that era because he somehow explained the entire atomic model. So what were the postulates? First postulate was atom has a center called nucleus. Atom has a center called nucleus and electrons revolve only in electrons revolve only in fixed circular orbits
with fixed velocity and fixed energy. So only in those circular orbits which have fixed velocity and fixed energy. That means, as you have studied in Bohr's atomic model, that this is your nucleus, this is your electron. So there are various cells which are called KLMN orbits or shells. KLMN 1, 2, 3, 4. This numbering is also called quantum number. These are called orbits or shells. So these were the orbits and the shells, and he said that atom has a nucleus and the electrons revolve in only those circular orbits with fixed velocity and with fixed energy. So here it was the first postulate, और यहां पर इसने चैलेंज कर दिया रदरफोर्ड के मॉडल को, जो कि कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी लूज करेगा। यहां इसने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तब होता है जब वो एनर्जी, जब वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और ऑर्बिट में जाता है। फिर इसने कहा कि एज लॉन्ग एज द electrons are there in a particular orbit, they do not gain or lose energy. So when they lose energy, they radiate energy when they jump from one orbit to another orbit. That means they radiate energy, they lose or gain energy only when they jump from one orbit to another. But if they remain in their particular orbit, they are not going to gain or lose energy. If they are going to jump to a higher energy orbit, they will gain energy, and if they are going to jump to lower energy orbit, they are going to lose energy. So when they gain energy, when they jump to higher energy orbit, when they lose energy, when they jump to lower energy orbit. So when they jump to higher energy orbit, they gain energy from the outer source, and when they lose energy, they jump to lower energy orbit. This is how they gain and lose electron. And when they jump to a higher energy orbit, it is called their excited state. When they get into their excited state, when they jump to the higher energy level, the electron in the higher energy level, when an electron reaches higher energy level, they are said to be in excited state. They goes into the excited state. So this was your second postulate. Then comes your third postulate. I hope you have written down, or you can pause and write. Now the third. What is the third? Third is called quantization condition. Now what is quantization condition? अब जैसे कि मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोटॉन है
और इस प्रोटॉन के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे। बट ऐसा क्यों है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं? वो के में, एल में, एम में, एन में ही क्यों पाए जाते हैं? वो बाकी ऑर्बिट्स में क्यों नहीं पाए जाते हैं? तो ऐसा है कि उसके पाने का जो प्रोबेबिलिटी है और देयर एग्जिस्टेंस का जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करता है क्वांटाइजेशन कंडीशन पे। तो ये क्वांटाइजेशन कंडीशन है क्या, इसके बारे में लिखते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन्स revolve in only those electrons revolve in only those circular orbits in which the angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. That means the angular momentum L, angular momentum is denoted by L, must be equal to nh by 2 pi. And what is n? N is orbit number or shell number, and this must be integers, where n must be an integer, positive integer. Now what is h? H is Planck's constant. This is a constant which was given by Planck and its value is 6.63 into 10 to the power minus 34 joule second. This is its value. Now take the screenshot or pause and write. Now what is angular momentum? You have studied about linear momentum. P is equal to mass into velocity. But when you will study about mechanics in class 11, you will come to know about a term that is called L, and this is angular momentum. What is this angular momentum actually? It is the cross product of r cross p, where r is the radius and p is the momentum. Suppose anything is going and it is also circulating like this. It is moving like this. So it is not only going forward, it is not only having mass and velocity, it is also having a angular velocity. It is not going like this, it is going like this. So that is called angular velocity or angular momentum. So this can be written as r into cross mv. This is cross product. अब अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा L इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के लिए आपको साइन थीटा लगाना पड़ता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एम वी आर और साइन थीटा. अगर थीटा 90 है तो L इक्वल टू एम वी आर. दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम. थीटा अलग अलग भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है. थीटा अलग अलग भी हो सकता है, तो थीटा जैसे होगा वैसे वैसे आप चेंज करके साइन थीटा का वैल्यू रखोगे, आपका आंसर हो जाएगा. तो यहां पर एक और इक्वेशन आ जाता है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. दिस इज योर क्वांटाइजेशन कंडीशन. इसी को कहा जाता है क्वांटाइजेशन कंडीशन, दैट इज एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. इसका एक नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1. तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनने वाला है. अब मैं इसको मिटा देता हूं. मैं बस इस इक्वेशन को याद रखूंगा, दैट इज एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई. तो ये हो गया था आपका. अब कौन सा नंबर हुआ होगा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है.
मैं अगला इसका पोस्टुलेट लिखता हूं। अगला इसका पोस्टुलेट है while revolving the electrostatic force between the proton, or you can say nucleus, and the electron is provided by the providing the centripetal force. Now what is this? This is your proton and this is your electron. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रिवॉल्व कैसे कर रहा है? तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, where R is the distance between them. So this is your electrostatic force of attraction. This electrostatic force of attraction is providing the centripetal force between the proton and the electron so that it can revolve. तो यहां पे मैं कह सकता हूं जो centripetal force है that is equal to electrostatic force. तो centripetal force होता क्या है? How much is centripetal force? mv square by R, where R is the radius. It is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. अब यहां तो मुझे नहीं पता है ना कि इसका चार्जेस क्या है या फिर क्या चार्ज लेके बैठा हुआ है, तो इस इक्वेशन को भी आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ये सारे इक्वेशन आगे चल के काम आने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग दोनों चार्जेस को रख देते हैं। तो इस इक्वेशन को हटा देते हैं, हम लोग दोनों चार्जेस को रख देते हैं। अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z इंटू E। न्यूक्लियर चार्ज होता है Z इंटू E, मतलब जितना उसके पास प्रोटॉन होगा दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो मैं यहां लिख सकता हूं mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। न्यूक्लियर चार्ज है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है E, अब मान लीजिए सोडियम का होगा, तो सोडियम का प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा? 11E। सेमी चार्ज होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव कट जाएगा, या फिर आप पॉजिटिव ले लो। तो यहां से आपका एक आता है बाय रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इसको, क्या इसको प्रोवाइड कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है ताकि ये रिवॉल्व कर पाए। अब अगला आता है, अब यहां देखिए बोर ने क्या कहा? बोर ने कहा कि जो रदरफोर्ड में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम बोर में नहीं आ रहा है। बोर ने कहा कि देखो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है और वेलोसिटी भी फिक्स है, और सबसे बड़ा बात है रेडियस भी फिक्स है। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट दिस एवरीथिंग इन एवरी शेल। हम क्या करेंगे? हम हर एक शेल में एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, जो कि काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे और टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे हर एक शेल में। फिर हम लोग रेडियस कैलकुलेट करेंगे कि पहला शेल कितना दूर है, दूसरा शेल कितना दूर है, तीसरा शेल कितना दूर है। इससे क्या होगा? हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हर एक शेल का पूरा स्टडी हो जाएगा। यहां पर इसने पूरा का पूरा शेल का एक स्टडी कर दिया। मगर मैं यहीं पे आपको बता दूं
कि जब ये अपना थ्योरी दे रहा था तो साथ ही साथ एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने अपना एक अलग थ्योरी सेटअप करके कहा कि देखो ऐसा है कि किसी भी बॉडी का अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी अगर आप बोर के थ्योरी से जाइएगा और बोर का पूरा पोस्टुलेट्स लिख लीजिएगा और डिराइव कर लीजिएगा तो आप हर एक सेल का एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस आपके हाथ में रहेगा। अब रेडियस अगर पता चल गया तो पोजीशन पता चल गया कि कहां लोकेटेड है वो, और अगर वेलोसिटी पता चल गया तो उसका मोमेंटम पता चल गया, क्योंकि आपको पता है कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो अगर वेलोसिटी और रेडियस आपको पता है तो आप पोजीशन और मोमेंटम निकाल लोगे। और हाइजेनबर्ग ने कहा, जो कि सबसे बड़ा बोर का ड्रॉबैक है, कि आप कभी भी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते हो। अगर आप पोजीशन निकालिएगा तो मोमेंटम नहीं निकाल पाइएगा, और अगर आप मोमेंटम निकालिएगा तो पोजीशन नहीं निकाल पाइएगा। ये बोर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि बोर का जो एटम का मॉडल था वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए था। मतलब अगर आप हीलियम में जाते हो, हाइड्रोजन ले लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हीलियम में चले गए तो हीलियम प्लस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हीलियम के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और पूरा का पूरा जो एटॉमिक मॉडल है बोर का वो सिंगल प्रोटॉन स्पेसिस के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसी के लिए है। प्रोटॉन तो फिक्स है, मगर He+ जब आप लिखते हो तो आपने क्या किया? हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर आप लिथियम लेते हो तो लिथियम प्लस प्लस लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, मगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि इसका थ्योरी बस इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। चलिए, तो जब ड्रॉबैक पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो अब चलिए चलते हैं इसके अगले वाले थ्योरी पे। इसका जो अगला पोस्टुलेट था, वो अगला पोस्टुलेट क्या था? अगला जो इसका पोस्टुलेट था उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इसका कैलकुलेशन किस तरह से है? अगर आप डायरेक्टली, अगर आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिएगा तो मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता हूं कि रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होता है। उसके बाद अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो NH सेल में, दैट इज 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो टोटल एनर्जी होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या होगा? आपका आराम से कहानी खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, जहां पर Z जो है वो एटॉमिक नंबर है जिस एलिमेंट के बारे में आप निकालना चाह रहे हो, और जो N है वो शेल नंबर है या फिर ऑर्बिट है जिसपे आप निकालना चाह रहे हो। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन का पहला सेल में अगर आप निकालना चाहते हो तो रेडियस क्या है, तो N की जगह पर 1 रख दो और Z की जगह पर भी 1 रख दो। अगर आप सोडियम का निकालना चाहते हैं, कौन सा ऑर्बिट निकालना चाहते हैं, N की जगह पर 1 रख दो, Z की जगह पे 11 रख दो, तो आपका सारा का सारा Rn, Vn, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी निकल जाएगा। मगर मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको मैं सबका डिराइवेशन कराऊं, यही मेरा टारगेट है इस वीडियो में। तो इसको आपने उतार दिया होगा। इतना अगर आप जानोगे तो सारा का सारा आंसर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इसके लिए एक अलग से वो लाऊंगा, क्वेश्चंस का मैं एक सीरीज लाऊंगा। चलिए रेडियस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था? NH/2π = mvr
इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर एक और इक्वेशन था जो मैंने आपको लिखवाया था, वो क्या था, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये वाला इक्वेशन आपको याद होगा। अब आपको क्या करना है, डिवाइडिंग 1/2, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से आपको डिवाइड कर देना है। तो क्या होगा देखिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट ई इंटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहां एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर बाई आर। कितना आ रहा होगा, एक एम गया, उसके बाद वी स्क्वायर गया, एक आर गया, 4 पाई गया, तो एक पाई तो बच जाएगा, 4 पाई स्क्वायर है। तो फाइनली आपके पास बच के क्या आएगा, फाइनली जो आपके पास बच के आएगा, ऊपर बच गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे चला गया पाई, और क्या बचा, ई स्क्वायर इंटू 2, और इसके क्या नीचे क्या, एब्सोल्यूट नॉट और आर, एब्सोल्यूट नॉट और आर, और यहां क्या बचा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे कुछ नहीं बचा, तो एक आर और एक आर तो कैंसिल हो गया। अब आर इक्वल टू कितना आ रहा है, आर इक्वल टू आ जाएगा आपका एन स्क्वायर एच, सॉरी यहां पर एब्सोल्यूट नॉट जो है, चलिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर एब्सोल्यूट नॉट डिवाइडेड बाई पाई ई स्क्वायर इंटू 2m। तो यहां देखिए r इक्वल टू एब्सोल्यूट नॉट हो गया, एच स्क्वायर हो गया, पाई ई स्क्वायर m हो गया, और बाहर निकल गया n स्क्वायर बाई z, जो कि z हमने यहां लिया था, ठीक है, z हमने जो यहां लिया था। अब जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 0.59, 0.53 होता है, सॉरी 0.53 n स्क्वायर बाई z एंड स्क्वायर। ये निकल गया आपका रेडियस ऑफ एनी सेल, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस आप इससे निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। एब्सोल्यूट नॉट एच स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर इंटू एम के जगह पर एब्सोल्यूट नॉट का अपना वैल्यू होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई का अपना वैल्यू है, ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और एम जो है वो उसका मास है। इसको अगर आप पुट अप करिएगा तो 0.53 आएगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि रेडियस का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, रेडियस का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। आरएन का तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, आरएन कितना आया 0.53 m स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये हमने डिराइव कर लिया। अब हमें वेलोसिटी का चाहिए, फिर से हम लोग कैलकुलेशन नंबर 1 यूज करते हैं। एक बात आप लोग लिख लीजिएगा कहीं साइड में कि बोर का जो एटम है या बोर का जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए है। इस चीज को दिमाग में अपना बैठा लीजिएगा। बोर का कोई भी मॉडल है, बोर्स का जो मॉडल है, बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस लाइक हाइड्रोजन, लाइक हीलियम प्लस, लाइक लिथियम प्लस प्लस। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए ये ट्रू है, बाकी के लिए ट्रू नहीं है। अब वेलोसिटी में हमने क्या देखा था, क्वांटाइजेशन का कंडीशन बताओ। एन वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये हो गया तुम्हारा किसका कंडीशन, क्वांटाइजेशन का कंडीशन।
अब एक बात बताओ, एम वी तो ठीक है, आर के जगह पर हमने क्या लिखा था? आर के जगह पर हमने क्या लिखा था, याद करो। तो रेडियस के जगह पर हमने क्या लिखा था? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर बाई पाई ई स्क्वायर एम, ठीक है, पाई ई स्क्वायर एम बाई जेड, पाई ई स्क्वायर एम बाई जेड, जिसको मैंने यहां हटा के 0.53 लिख दिया था। अब यहां से क्या क्या कट जाएगा बताओ? एम एम कट गया, एन एन कट गया, और क्या क्या कटेगा? पाई पाई कट गया। यहां से v हो जाएगा जेड ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई जेड ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई एच एच भी कट रहा है, एच एच भी कट रहा है, जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच एप्सिलॉन नॉट एन इंटू 2, एच एप्सिलॉन नॉट एन इंटू 2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट 2h को अलग कर देंगे और z बाई n को बाहर लिख देंगे। आप इस 2 को आगे भी लिख सकते हो, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट और h यहां रह गया, n बाहर चला गया, ई स्क्वायर अंदर है। इसका जो वैल्यू है ई स्क्वायर बाई 2h ई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, और बाहर जो है z बाई n है मीटर पर सेकेंड में। किसी भी आप n क्या है? शेल नंबर या फिर ऑर्बिट। आप किसी भी ऑर्बिट का, आप किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपको करना क्या है? n की जगह पर जिस शेल का निकालना चाह रहे हो, 1 का निकालना चाह रहे हो 1 रख दो, 2 का निकालना चाह रहे हो 2 रख दो। उस तरह से अगर आप रख दोगे, और z तो डिपेंड करता है उस पर जो आप एलिमेंट ले क्या बोलते हैं, आप जिस एलिमेंट का ले रहे हो। जैसे कि मान लो आप ले लिए आप इसका हीलियम का ले लिए, तो हीलियम का आप रख दीजिए वहां पर z। सोडियम का ले लिए, सोडियम का रख दीजिए z। z होता क्या है? z एटॉमिक नंबर होता है। चलिए, यहां से आपका वेलोसिटी कैलकुलेट करना आ गया, तो हम लोग यहां पर वेलोसिटी का लिख देते हैं, vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाई n। ये आपका हो गया किसका? वेलोसिटी का। ये रेडियस का और ये वेलोसिटी का इन द nth ऑर्बिट। थर्ड नंबर देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई? सब लोग जानता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो बात होगा ही। तो हाफ एम, वी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? मैंने साइड में लिखा है ई स्क्वायर बाई 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई एन का होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया 1/2 इंटू एम इंटू क्या होगा? e पे पावर 4 z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा m e पे पावर 4 बाई 8h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। m e पे पावर 4 8 बाई h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर लग जाएगा यहां पर। इसका वैल्यू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट। इस वाले का जो वैल्यू होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट में आपको z के जगह पर रखना है और n के जगह पर आप नंबर ऑफ शेल रख दीजिएगा और z के जगह पर आप एटॉमिक नंबर लिख दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, अब चौथा बचता है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालिएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हो रहा है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर Q1 क्या है? तो Q1 है आपका -e, जो कि आपका है इलेक्ट्रॉन, और Q2 जो है वो न्यूक्लियर चार्ज है, दैट विल बी इक्वल टू Ne, दैट विल बी Ne नहीं लिख के Ze लिख देते हैं, जहां Ze से क्लियर हो जाएगा कि आप बात कर रहे हो उसके न्यूक्लियर चार्ज का। यहां पर बात हो रहा है
न्यूक्लियर चार्ज का, जितना प्रोटॉन उसमें होगा। तो जब आप इन दोनों वैल्यू को जब आप रखिएगा, यहां पर जब आप Q1 की जगह पर और Q2 की जगह पर ये दोनों रखिएगा, और R की जगह पर आप रेडियस रखिएगा, जो कि था R की जगह पर आप क्या रखिएगा, रेडियस h स्क्वायर एब्सोल्यूट नॉट डिवाइडेड बाई पाई ई स्क्वायर एम इंटू n स्क्वायर बाई z। R की जगह पर आप ये रखिएगा, Q1 की जगह पर आप माइनस ही रखिएगा, Q2 की जगह पर आप Z ही रखिएगा। तो फाइनली आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वो आ जाएगा इन द NH सेल, दैट विल बी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी -27.2 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी जब आप यहां से डिराइव करिएगा। कुछ नहीं करना है, R की जगह पर रख देना है, Q1 Q2 की जगह पर रख देना है, इतना आपका आ जाएगा। अब बताइए टोटल एनर्जी क्या होता है। हमें तो टोटल एनर्जी से मतलब है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में n स्क्वायर z है, z स्क्वायर n स्क्वायर है, बट ये 13.6 है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये 27.2 है z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका टोटल एनर्जी इन द NH सेल आ जाएगा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। बहुत सारी किताबों में लिखा जाता है कि इनवर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी, मगर देखिए कहां से आया है। पोटेंशियल एनर्जी आपका इतना आया NH सेल से, और टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी आया NH सेल में -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका हो गया टोटल एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं लिखना चाहते हैं तो केजी पर मोल में लिख लीजिएगा, किलो जूल पर मोल में लिख लीजिएगा, बात वही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए यूज किया जाता है। अब चलिए हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन के एटम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले लिख दिया कि बोर का जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ट्रू है। तो अगर मैं आपका प्रोटॉन बनाऊं और अगर मैं आपके लिए 4 शेल अगर मैं बना दूं, ये आपके 4 शेल हो गए, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो चलिए टोटल एनर्जी निकालते हैं फर्स्ट सेल में। कितना है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब फर्स्ट सेल का बात कर रहे हैं तो n तो 1 होगा, और Z हाइड्रोजन का 1 ही होता है, एटॉमिक नंबर उसका 1 होता है। तो पहला सेल में कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी इन 2 देखते हैं, -13.6 फिर से Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, तो -13.6 Z कितना होगा भाई, तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल कौन सा है, तो दूसरा नंबर ऑफ सेल है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो बताइए कितना आ जाएगा, 13.6 डिवाइडेड बाय 4 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एल सेल का। अब अगर मैं थर्ड सेल का कैलकुलेट करूं तो -13.6 Z तो वही है 1, थर्ड सेल है 3 का स्क्वायर 9, तो -13.6 इंटू 1/9 क्या होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं चौथे के लिए कैलकुलेट करूं तो -13.6 1/16, क्योंकि चौथा का टोटल एनर्जी का मैं यहां इक्वेशन लिख देता हूं, -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये है भाई, यहां देख सकते हो। तो Z तो हाइड्रोजन एटम के लिए सब सेम है, तो 1 1 1, n चौथा सेल है, तो -13.6/16 क्या होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आप चीज देखो, जैसे जैसे आप K सेल से N सेल में गए, एनर्जी इज increasing. Now the question is, why energy is increasing? What is this minus sign? This negative sign is denoting that the electron is being attracted towards the center and the direction of the, and its direction is towards the center. But as you are going out of the shell, as you are moving towards the higher energy,
जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि के का एनर्जी ज्यादा है कि एल का, तो आप बोलोगे एल का। एल का की एम का, तो एम का की एन का, एन का क्योंकि भाई -0.85 है, नेगेटिव में है, तो एन सेल का एनर्जी ज्यादा है। एन सेल का एनर्जी ज्यादा, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, चारों नहीं बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एल सेल में है, एल सेल से अगर ये एम सेल में कब जाएगा, जब इसको बाहर से एनर्जी मिलेगा, क्योंकि हायर ये वाला जो है ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है इसके लिए, और ये वाला लोअर एनर्जी ऑर्बिट। एल के लिए के जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और एम जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट है। तो ये एनर्जी एक्सेप्ट और लूज कब करेगा, ये एक्सेप्ट तब करेगा जब ये हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, और ये लूज तब करेगा जब ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। तो अगर आप एनर्जी लेवल पूछोगे तो n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन l ग्रेटर देन k, ये आपका क्या होगा, एनर्जी लेवल ऑर्बिट होगा। अगर एनर्जी की बात करोगे तो n का एनर्जी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि -0.84 है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन और लूज उतना ही करता है जितना का उसका डिफरेंस हो पाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर उसको जंप करना है, -3.4 से -1.51 पे जाना है, तो 3.4 से जब वो 1.51 में जाएगा तो उसको इतना ही एनर्जी लेना पड़ेगा जितना एनर्जी लेकर वो -3.4 से 1.5 तक पहुंच जाए। मतलब उसको 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तभी वो एलएम सेल में पहुंच पाएगा, नहीं तो कहीं और पहुंच जाएगा। इसलिए एक इक्वेशन लिखा जाता है, मैं नीचे लिख देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा कि ये कैसे आया। ये है E1 प्लस डेल्टा ई इक्वल टू E2। E2 पे जाना है, E1 पे है, तो उतना ही एनर्जी चेंज इसको लेके आना पड़ेगा जितना एनर्जी चेंज से बढ़ गया। और डेल्टा ई होता क्या है, E2 माइनस E1। तो ये होता है इसका ये। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हीट एब्सॉर्ब करते हैं जब वो हायर एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं। अगर उसको L से M पे जाना है तो वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, अंदर लेगा और ट्राई करेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट में रहना चाहता है। आपने पढ़ा होगा 10th में कि हर कोई लोअर एनर्जी पे रहना चाहता है। जितना एनर्जी लो रहेगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना एनर्जी लो रहेगा उतना ही वो स्टेबल रहेगा। तो जब उसको हीट मिलता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पर जंप करना चाहता है। जब वो जंप करता है तब उसको हीट मिलता है, बट वो चाहता है कि वो लोअर एनर्जी लेवल पे रहे। इसीलिए वो क्या करता है, जंप करके जाता तो है मगर स्टेबिलिटी पाने के लिए फिर से वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करके रेडिएशन के फॉर्म पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म पे वो फिर से रिटर्न आ जाता है। फिर से एक बार जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे जाता तो है मगर जाने के बाद वो फिर देखता है कि उसका एनर्जी लेवल हाई हो गया, वो स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में कूद जाता है और एनर्जी रिलीज कर देता है। उससे क्या होता है, उसका एनर्जी कम गया, वो स्टेबल हो गया। यही था बोर का मॉडल। बाकी जो ड्रॉबैक्स है वो मैंने बता दिया। जो ड्रॉबैक्स है वो क्या है, ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए है। दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका दूसरा ड्रॉबैक है कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करता है। और भी बहुत सारे आप इसको देखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है कि एनर्जी लेवल नेगेटिव क्यों है, एनर्जी लेवल नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज लेस देन द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी का यहां पर रोल आएगा। मतलब अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो ठीक उल्टा उसका एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट सेल से अगर आप निकालना चाहते हो तो -13.6 के जगह पर आपको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी देना पड़ेगा, तब ये निकलेगा, क्योंकि ये बहुत नजदीक है शेल से। इसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आप कितना एनर्जी दोगे कि वो अपने शेल को छोड़ के बाहर निकल जाए। इसके बारे में ड्रॉबैक्स और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अगला मैं वीडियो बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा बोस एटॉमिक मॉडल।
अभी हम लोग इसको खत्म करते हैं। इतना मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, फिर 1-2 दिन में मिलते हैं, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।